फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और आज हिंदुस्तान के क्रिकेट फैंस मायूस हैं। यूं तो लॉर्ड्स में जो हार मिली है उसके कई घंटे अब बीत चुके हैं, लेकिन अब भी वो 22 रन से मिली हार पच नहीं रही है। इसलिए क्योंकि भारतीय टीम पूरे टेस्ट मैच में अधिकतर समय अच्छा खेली, लेकिन क्या गलतियां रह गई जिसकी वजह से हमारी जो वीडियो वॉल है वो कह रही है कि जीत के अरमा आंसुओं में बह गए। वो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए वाला गाना याद आ रहा था, तो लगा कि चलो वो जीत के अरमा भी कुछ कुछ वैसे वैसे ही हैं। क्यों आखिर हारी भारतीय टीम? क्या अति आक्रामकता एक वजह बनी? क्या जो बड़े बल्लेबाज हैं उनका घुटने टेक देना एक वजह बनी? क्या वो एक्स्ट्रा रन्स जो भारतीय टीम ने लुटाए वो वजह बनी? यानी अगर आप उन सारी वजहों को तलाशेंगे तो हाथ निकलकर सिर्फ एक फैक्ट आएगा कि भारतीय टीम अपनी ही गलतियों से हारी। इंग्लैंड ने कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से उसे जीत मिली हो, लेकिन भारत गलतियां पर गलतियां करता गया। इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे, अंकिता के साथ बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि बीते कुछ घंटे में क्या कुछ हुआ है इस हार से पहले और इस हार के बाद। शुरुआत करते हैं इसी अपडेट से कि किस तरह से ये मायूस करने वाली हार है। 22 रन से इंग्लैंड की टीम ने यह मुकाबला जीता। लॉर्ड्स टेस्ट मैच सीरीज 2-1 से अब वो आगे हो चुका है। टीम इंडिया 193 रन का लक्ष्य था, छोटा लक्ष्य कहा जाएगा, क्योंकि इसके बाद आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक इंटरनेशनल टीम आपको 100 रन का टारगेट देगी तो फिर वो आप भी ख्याली पुलाव ही पका रहे हैं, वो ना ही पकाएं तो अच्छा है, क्योंकि अभी सीरीज में 2 मैचेस बाकी हैं। भारतीय टीम ने 170 रन पर सिमट गई दूसरी पारी में और बल्लेबाजों ने घुटने टेके। लगातार ये देखा गया है पिछले कुछ समय में कि जहां भी भारतीय टीम को अप्रत्याशित हार मिली है या ऐसी हार जो थोड़ा चौंकाती है, हैरान करती है, मायूस करती है, वहां फेल्योर जो है वो अंकिता आपने देखा होगा प्राइमरली बैट्समैन का रहा है। इस मैच में भी अगर आप उठाकर देखें और चाहे जिस लेंस से देख लें, आपको कहीं से भी गेंदबाजों की कमी नहीं दिखाई देगी। अगर भारतीय टीम ये मुकाबला हारी है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बल्लेबाजों की वजह से। बिल्कुल। और देखिए मतलब जब आपके जो कहते हैं ना कि इनफॉर्म बल्लेबाज आउट हो जाते हैं, जब आप कहते हैं कि भाई पहली इनिंग में अच्छी बल्लेबाजी के बाद दूसरी इनिंग में ऐसा क्या हो जाता है जहां पर करुण नहीं चले, जायसवाल नहीं चले, गिल नहीं चले, इसके बाद पंत भी आउट हो जाते हैं। उसके बाद ये लगता है कि नीतीश रेड्डी आएंगे, जिन्हें लगातार पहले मैच में जब मौका नहीं मिला था तो लगातार ये कहा जा रहा था कि भाई नीतीश रेड्डी को जो वो मौका मिलना चाहिए। मौका तो मिला लेकिन उस मौके को भुना नहीं पाए। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि भाई 192 पर समेट देना यहाँ पर दूसरी इनिंग में इंग्लैंड को, ये गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। लेकिन बल्लेबाजी जब आपके पास होती है, जब विकेट्स आपके हाथ में होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पलड़ा भारी होता है और वही चीज़ें इंग्लैंड के फेवर में भी गई। जैसा हमने देखा कि भाई जब इंडिया बैटिंग करने आई थी चौथे दिन, वहां पर हमने देखा था कि 4 विकेट गिर गए थे, लेकिन उसके बाद लगा कि शायद मैच का रुख अलग होगा। एक होप थी जब बुमराह और जडेजा बल्लेबाजी कर रहे थे, एक होप और थी जब सिराज बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा मतलब रन तो नहीं होगा, ऐसा लग रहा था कि बन जाएगा रन, लेकिन वही है कि इंग्लैंड की टीम ने यहाँ पर जिस तरीके से हम कल बात कर रहे थे कि जोश से काम नहीं चलेगा, होश से काम चलेगा, जो कि इंग्लैंड के गेंदबाजों ने, इंग्लैंड की टीम ने काफी बढ़िया प्रदर्शन किया। बिल्कुल। और जिस तरह से उसके कप्तान ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो हम कहते हैं कि क्रिकेट में बड़ी एक ज़रूरत होती है, कप्तान की बड़ी जिम्मेदारी होती है, अगर उस लिहाज से आप बात करें तो बेन स्टोक्स ने जो परफॉर्मेंस की, जिस तरह से लगातार गेंदबाजी करते रहे, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले उस संघर्ष की चर्चा करते हैं जो भारतीय टीम की तरफ से जडेजा ने, जसप्रीत बुमराह ने और मोहम्मद सिराज ने दिखाया। अगला अपडेट आपको दिखाते हैं, इसमें यह कहानी, ये तस्वीर भी साफ होगी। जडेजा, बुमराह और सिराज ने अंत तक लड़ाई लड़ी। मतलब इस तरह का टेलेंडर से परफॉर्मेंस इस सीरीज में अभी तक देखने को नहीं मिला था। जडेजा नॉट आउट लौटे। जडेजा ने 61 रन की नॉट आउट पारी खेली। एक आंकड़ा आपको यह भी बता दें कि ये पारी जो थी वो टेस्ट क्रिकेट में उनका लगातार चौथा अर्धशतक भी था। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, निश्चित तौर पर मायूसी उनको भी बहुत ज्यादा हुई होगी। उसके अलावा बुमराह ने 54 गेंद तक क्रीज पर टिकने का काम किया, यानी 9 ओवर का समय काटा और उस दौरान लगातार जडेजा सिंगल, डबल या फिर एक बाउंड्री लगाकर स्कोर को 193 रन के करीब यानी लक्ष्य के करीब लेकर जाते रहे। उसके बाद जब बुमराह ने आउट हो गए तो उसके बाद इस जिम्मेदारी को मोहम्मद सिराज ने भी बहुत अच्छी तरह निभाया। 30 गेंद तक वो क्रीज पर टिके रहे, लेकिन बावजूद इसके अंत में
हाथ आई हार। और अंकिता, मैं हमेशा ये कहता हूं कि बाजार जो है ना वो संघर्ष का खरीदार नहीं होता। आप जाकर बताइए कि मैंने 18 घंटे पढ़ाई की थी, मैंने 22 घंटे पढ़ाई की थी, लेकिन मैं फेल हो गया। कोई नहीं मानता कि आपने 18 घंटे पढ़ाई की होगी। मतलब व्यवहारिकता जो है, प्रैक्टिकल अप्रोच जो है, लोगों को यही लगता है कि जी बहानेबाजी कर रहे हैं, पढ़ते वढ़ते नहीं रहे होंगे इसीलिए फेल हो गए। वही वाली कहानी है। अब आप लाख कहिए कि भारतीय टीम ने बहुत संघर्ष किया, आज मैंने देखा कुछ अखबारों में हेडलाइंस भी है कि जडेजा ने दिल जीता। ये सब कुछ कहने की बातें हैं। रिकॉर्ड बुक में ये दर्ज होगा कि भारत लॉर्ड्स टेस्ट मैच हार गया। बिल्कुल। और देखिए मतलब आप कितनी भी कहानियां बनाइए कि काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, काश जो है वो पंत आउट नहीं होते, काश जो है वो वाशिंगटन सुंदर थोड़ी और अच्छी बल्लेबाजी कर लेते जैसे उन्होंने गेंदबाजी की थी। लेकिन वही है कि जब आपको हार मिलती है तो फिर आप काश और तमाम चीज़ों पर बात नहीं करते। आप यहाँ से मैच को जीत सकते थे, जो कि बिल्कुल जो प्रदर्शन रहा है वो बल्लेबाजों का बहुत ही खराब रहा है। स्टार्टिंग से हमने देखा है कि भाई अगर स्टार्टिंग के रन बन जाते, बहुत बड़ा रन नहीं था, रन चेज नहीं था, 193 रन आपको बनाने थे और 135 रन जो 5वां दिन था वो बनाना था आपको। लेकिन वहां से आपको आपके बल्लेबाज मतलब डबल डिजिट के आंकड़े को भी नहीं पार कर पाए। अगर हम बात करें तो 3 बल्लेबाजों ने सिर्फ पार किया, उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज जो है वो पारी को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। इतने बड़े रन्स भी नहीं थे। लेकिन इंग्लैंड की टीम ने जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि पेशेंस के साथ यहाँ पर गेंदबाजी की और विकेट्स जब मिलने शुरू हो जाते तो आपको पता है कि सामने वाली टीम के पास भी कुछले बल्लेबाज होते हैं। हालांकि बुमराह जो थे वो टिके थे, मैच को थोड़ा देर तक लेके गए थे। लेकिन वही है कि आपने स्टार्टिंग में अगर चीज़ें गंवा दी तो फिर अंत में वो एक चमत्कार ही होता है, जो चमत्कार की कोशिश जो है वो इंडिया कर रही थी। लेकिन वही है कि अगर आप अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो ऐसे ही अगले मैच में भी अगर आपने थोड़ी सी गलती की, क्योंकि हमने देखा कि भाई लगातार बातें हो रही थी कि भाई पहले मैच में, दूसरे मैच में, तीसरे मैच में भी टीम इंडिया की बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी रही। पहले इनिंग्स तो हमने देखा कि काफ़ी बेहतरीन रही है, हर एक बल्लेबाज ने अच्छे रन्स बनाए। लेकिन वही है कि दूसरी इनिंग में अगर आपको मौका मिलता है जीत का, उस मौके को आप नहीं भुना पाए तो ये आपकी गलती है और ये अगले मैच में गंभीर और टीम मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से बल्लेबाजों का फेलियर रहा, उसके बाद मैच पूरी तरीके से इंग्लैंड के पक्ष में जा चुका था। वहां से अगर भारतीय टीम जीतती तो फिर वो मिरेकल होता और वो मिरेकल नहीं हुआ। जिस तरह से संघर्ष किया जसप्रीत बुमराह ने जडेजा के साथ, जिस तरह से संघर्ष किया सिराज ने जडेजा के साथ, आज अगर जीत और हार का फर्क वो 22 रन है तो वो 22 रन उस संघर्ष की वजह से है। वरना भारतीय टीम के नामचीन बल्लेबाजों ने, जिनका जिक्र अभी अंकिता भी कर रही थी, वो तो पहले ही घुटने टेक चुके थे। भारत की हार शायद 80, 90 या 100 रन से होती, लेकिन वो संघर्ष जो है उसकी वजह से जीत और हार का अंतर, कम से कम फासला जो है वो बहुत कम रह गया। सिराज का विकेट किस तरह से गिरा और किस तरह से वहां पर ये फिर जीत के अरमा आंसुओं में बह गए, वो आपको बताते हैं। बहुत मायूस किया मोहम्मद सिराज के विकेट ने, क्योंकि जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस तरह से वो गेंद को डिफेंड कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं कि वो लगातार जडेजा को उस समय स्ट्राइक दें जहां पर वो रन्स कर सकें। हुआ यूं कि शोएब बशीर, जिनको चोट लगी हुई थी, वो गेंदबाजी करने के लिए आए और सिराज जब आउट हुए उससे कुछ ही गेंद पहले उनको एक हाथ पर अच्छा खासा जो राइजिंग डिलीवरी थी वो उनके हाथ पर लगी थी, बिल्कुल दर्द से कराह गए थे। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि फिर उसके बाद जो सॉफ्ट हैंड से खेलना चाहिए था उनको, वो सॉफ्ट हैंड से उन्होंने शॉट नहीं खेला। गेंद गिरी तो एकदम सुरक्षित जगह पर, क्रीज पर, लेकिन उसके बाद चूंकि वो एक हार्ड हैंड से, कठोर कड़े हाथ से पकड़े हुए बल्ले से थी, उसमें थोड़ी रफ्तार थी और जब तक वो गेंद को देखते कि गेंद जा कहां रही है, तब तक गेंद ने गिल्लियां बिखेर दी। शायद ये अंकिता, ये जो जिस तरह से आउट हुए वो दर्द और बढ़ा गया। मतलब कई बार होता है ना, अगर बोल्ड हो जाते, अगर कोई एक एज लग जाता, कैच हो जाते, तो शायद लगता कि ठीक है यार, अब आप एक पुछल्ले बल्लेबाज से जो ऑलरेडी 30 गेंद क्रीज पर बिता चुका है, जिसको चोट लग चुकी है, उससे आप क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे? आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बेन स्टोक्स को छक्का मार दे या फिर किसी ऐसे गेंदबाज को छक्का मार दे जो इंग्लिश टीम की तरफ से गेंदबाजी कर रहा है? लेकिन ये आउट होना खल गया। मतलब एक तो हार तो खली ही खली, जिस तरह से वो आउट हुए वो शायद दिल तोड़ने के लिए, कहते हैं ना वो 2 बार दिल टूट गया, कुछ वैसा हो गया मामला। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मैच जो है वो आई थिंक 9:30 तक खत्म हो गया था और वक्त अभी था, मतलब 1-1.5 घंटे का वक्त था। अगर वहां से एक रन भी बनाते, 2 रन भी बनाते तो मैच अपने नाम होता। बट ठीक है, वो जीत इंग्लैंड की थी और इंग्लैंड ने काफी बढ़िया प्रदर्शन किया। लेकिन वही चीज है कि मतलब अगर आप बोल्ड हो जाते, आप
आप रन आउट हो जाते तो आपको वो खलती नहीं, लेकिन जो गेंद स्टंप पर लगी और लुढ़कती हुई गई तो वो अपने आप में वो रोकने की कोशिश कर रहे थे, और यही चीज़ें होती हैं कि वो और हार्ट ब्रेकिंग था। लेकिन अब वही है कि इतनी देर तक वो क्रीज पर टिके, बुमराह टिके, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और बाकी जो हम ब्लेम करेंगे तो डेफिनेटली वो जो हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, जो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं, वो कहीं ना कहीं इसकी चपेट में आएंगे, क्योंकि अगर आपने पहले इनिंग में अच्छी बल्लेबाजी की, आपकी गेंदबाजी कमाल करी, गेंदबाजों ने मैच को बनाया और 193 रन पर 93 का लक्ष्य मिला था, यानी कि 192 पर ऑल आउट कर देती इंग्लैंड की टीम को, तो बहुत बड़ा रन्स नहीं था, बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं था कि आप उसे चेज नहीं कर पाते। आपकी गलतियां जो हैं अगर ऐसी ही रही तो ये सीरीज भी आपके हाथ से चली जाएगी। अदरवाइज अगले मैच में आपको देखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर बल्लेबाजी अगर आपकी थोड़ी सी टिक जाती है, जैसे हम बार बार वही बात करते हैं कि बस अब मैच हाथ से निकल गया, लेकिन वही चीज़ें हैं कि वो दुख है जो, क्योंकि हम सोशल मीडिया जब भी आप खोलते हो वहाँ पर देखते हो कि भाई वो कुछ गानों के साथ वो रील्स वायरल होती है तो और भी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग थोड़ा सा हो जाता है। बट कोई बात नहीं, अब इसी सीख के साथ टीम इंडिया अगले मैच में कुछ अच्छा करेगी और उम्मीद यही है कि अब इस सीरीज़ को और भी ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल, और हाथ आए उन मोमेंट्स को कैप्चर करने की ज़रूरत है, हाथ आए मौक़ों का फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है जो भारतीय टीम को मिले। लेकिन भारतीय टीम ने पहले टेस्ट मैच में और उसके बाद इस तीसरे टेस्ट मैच में भी उन मौक़ों को गंवाया और इसीलिए ये हार अब उसको स्वीकार करनी ही पड़ेगी, भले ही भारी मन से करनी पड़े। बेन स्टोक्स की बात करते हैं, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, जिस तरह से वो अपनी टीम के फर्स्ट चेंज बॉलर हैं, फास्ट बॉलर, लेकिन शुरुआत से जिस तरह से उन्होंने अपनी गेंदबाजी में दम लगाया और लगातार स्टंप पर जो उन्होंने अटैक किया, मतलब वो एक तरीके से बल्लेबाजों का इम्तिहान ले रहे थे। वो गेंदबाजी नहीं कर रहे थे, वो बल्लेबाजों का इम्तिहान ले रहे थे कि देखते हैं आप क्या करते हैं। आप कोई भी रैंडम गेंद उठा के देख लीजिए बेन स्टोक्स की, जिसको हम अक्सर हम और अंकिता या हम लोग स्पोर्ट्स शो में बात करते हैं ना कि विकेट टेकिंग डिलीवरी, वो विकेट टेकिंग डिलीवरी क्या होती है, आपको बेन स्टोक्स का ओवर देखना चाहिए जो लगातार अपने ओवर में कम से कम 5 गेंदें ऐसी फेंक रहे थे कि वो विकेट टेकिंग डिलीवरी थी। एक आध गेंदें बल्लेबाज के मन में भ्रम पैदा करने के लिए जरूर उन्होंने आउटसाइड द ऑफ स्टंप फेंकी, वरना लगातार वो अटैक कर रहे थे। इसके अलावा जो उन्होंने खेल भावना दिखाई उसकी बहुत तारीफ हो रही है, क्योंकि हार के बाद वो गए, उन्होंने रविंद्र जडेजा को गले लगाया। इसके अलावा बड़ा कूल हेडेड वो अपने इस पूरे मैच के दौरान दिखाई दिए। सिराज और जडेजा को इंग्लैंड के कई खिलाड़ी आए जिन्होंने दिलासा दी, क्योंकि मुकाबला वाकई भारतीय टीम के इन पुछल्ले बल्लेबाजों ने जिस तरह से जडेजा के साथ वो लड़ाई लड़ी, इस लड़ाई को याद रखा जाएगा। भले ही रिकॉर्ड बुक याद नहीं रखेगी, भले ही रिकॉर्ड बुक में यही दर्ज होगा कि इंग्लैंड की टीम ने भारत को 22 रन से हराया, लेकिन जो हार्डकोर क्रिकेट फैंस हैं, जो पुराने रिकॉर्ड्स, पुराने वीडियोस याद रखते हैं, उनको याद रहेगा किस तरह से भारतीय टीम लक्ष्य के काफी करीब आ चुकी थी 8 विकेट गंवाने के बाद, और किस तरह से दो ऐसे खिलाड़ियों ने जिनका बल्लेबाजी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने 15 ओवर, 9 ओवर जसप्रीत बुमराह और 6 ओवर मोहम्मद सिराज, 15 ओवर किस तरह से क्रीज पर बिताए और कितनी कॉन्फिडेंस के साथ बिताए। ऐसा नहीं था कि कोई बहुत आपको ऐसे ही औसत दर्जे के दिख रहे हो, बड़े आत्मविश्वास के साथ इन दोनों खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी की। लॉर्ड्स में ये देखा हम लोगों ने बेन स्टोक्स को, बिल्कुल अंकिता, जिस तरह से वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते दिखाई दिए। आउट हुए तो मायूसी दिखी उनके चेहरे पर, विकेट मिले तो जोश दिखा उनके चेहरे पर। जब एक विकेट गिरा तो लगातार वो उन्होंने फील्डर्स को अपने मोटिवेट किया कि वो लगातार दबाव बनाते रहें। एक कप्तान को आप ऐसा ही प्रदर्शन करते हुए देखना चाहते हैं और इसीलिए प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। बिल्कुल, प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। और ये चीज़ें होती है कि भाई टेस्ट मैच की या फिर किसी भी मैच की खासियत यही होती है कि लास्ट बॉल तक वो मैच जाता है और वहाँ से पासा पलट सकता है, आपके खेमे में भी आ सकता है और दूसरी टीम के पास भी जा सकता है। वैसा ही प्रदर्शन जो है वो बेन स्टोक्स ने भी किया, जैसे कप्तानी की उन्होंने और काम कंपोज नजर आए, बहुत ही ज़्यादा हम कहते हैं ना कि एग्रेशन नहीं। और जब 192 पर टीम ऑल आउट हो गई थी तो वो निराशा चेहरे पर थी कि अगला दिन कैसा होगा, क्या टीम इंडिया के जो बल्लेबाज है, क्योंकि लगातार चाहे वो ऋषभ की बात करें, केएल राहुल की बात करें, पिछले मैच में जो है वो दोनों ही इनिंग्स में शुभमन ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था, तो ये डर भी होता है कि भाई सामने वाली टीम के पास भी अच्छे बल्लेबाज हैं जो कि मतलब एक बड़ा कहते हैं ना कि बड़ी पारी भी खेल सकते हैं। लेकिन इस मैच में बहुत ही कूल अंदाज में जो है वो बेन स्टोक्स नजर आए और यही जो है वो खेल भावना भी होती है। मतलब सिराज जो कि 30 गेंदें उन्होंने खेली और जैसे अभी हम बात करते कि भाई इतने टाइम तक अगर आप विकेट्स पर रहते तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और उनसे उम्मीद भी क्या की जाती है। मतलब ये लग रहा था कि भाई बुमराह है, क्या पता 1 या 2 चौके लगा देंगे तो मैच को अपनी तरफ कर लेंगे, लेकिन
मैच जो है वो इंग्लैंड के हाथ में था और यही खेल भावना जो है वो बाकी खिलाड़ियों ने भी दिखाई। बेन स्टोक्स के साथ बाकी और प्लेयर्स में भी सिराज के पास गए, जडेजा के पास गए और नाबाद जडेजा लौटे, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन अब मैच हाथ से चला गया, अगले मैच की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, अब बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधले वाला मामला है। अभी भी 2 टेस्ट मैचेस बाकी हैं। भारतीय टीम और इंग्लैंड की टीम अगर 22 रन से जीत और हार का अंतर हो तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की कांटे की टक्कर रही होगी। और अगर अभी तक आप उठाकर देखेंगे तो वो जो डर था कि भारतीय टीम एकदम वहां जाकर सरेंडर कर देगी, वैसा कुछ हुआ नहीं है। भारतीय टीम ने बहुत टफ फाइट दी है। भारतीय टीम में अगर हार भारतीय टीम को स्वीकार करनी पड़ी है तो उसमें उसकी गलती है, वो अनुभव की कमी, वो हाथ आए मौकों को गंवाना, वरना संभवतः यहां पर चीजें इधर वेस हो सकती थी। 22 रन कितना मामूली फासला होता है ये आप जानते हैं। चलिए, कुछ बड़ी वजहें हमने तलाशने की कोशिश की है इस मैच में हार की। गिल की आक्रामकता, अति आक्रामकता यानी एग्रेशन और ओवर एग्रेशन के बीच का जो फर्क है वो इसकी एक बड़ी वजह है। इस पर चर्चा करते हैं, आपको अगला अपडेट दिखाते हैं और फिर इस पर अंकिता से बातचीत भी करेंगे। लॉर्ड्स में टीम इंडिया की अति आक्रामकता पड़ी भारी। राहुल, जडेजा, गिल, सिराज लगातार आपको बहसों में उलझे दिखाई दिए। अगर आप उठाकर मैच की फुटेज देखेंगे, हाईलाइट्स देखेंगे तो आपको यह दिखाई देगा। खिलाड़ी खेल से ज्यादा भिड़ंत में व्यस्त दिखे, कैच छूटते रहे, आउटफील्ड में मिसफील्ड होती रही गेंदें, लेकिन उस पर ध्यान देने की बजाय बहसबाजी में ज्यादा दिमाग दिखाई दिया भारतीय टीम का। इसके अलावा भारतीय गेंदबाजों ने 63 रन 63 रन जो है वो एक्स्ट्रा दिए, इंग्लैंड के मुकाबले लगभग 2 गुने रन। और ये एक्स्ट्रा रन ही जीत और हार के बीच का फर्क है अगर आप देखेंगे। इसके अलावा जो फील्डिंग की बात मैं कर रहा था, जब जेमी स्मिथ का कैच छूटा तो वो 5 रन पे छूटा था केएल राहुल से, उन्होंने बाद में 51 रन बनाए, यानी 46 रन का वहां सीधा नुकसान हुआ। अगर वो कैच पकड़ लिया गया होता तो भी इस मैच का नतीजा कुछ और ही होता। या ये जो एक्स्ट्रा रन दिए गए काफी थोक भाव में, वो अगर ना दिए गए होते थोक भाव में तो भी, या इंग्लैंड के बराबर भी अगर दिए गए होते तो भी इस मैच का नतीजा हमारे पक्ष में होता। लेकिन जैसा अंकिता ने थोड़ी देर पहले कहा कि अब काश, किंतु, परंतु, चूंकि, लेकिन, इसलिए ऐसे शब्दों के इस्तेमाल का कोई मतलब नहीं है। रिकॉर्ड बुक ये बताती है कि भारत ये मैच हार चुका है। अब आ जाते हैं उस अति आक्रामकता वाली बात पर। आपको याद होगा अंकिता, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी का एक अंदाज था, उनको आप कैप्टन कूल कहते थे। या विराट कोहली का एक अंदाज था, वो एग्रेसिव कैप्टन थे। आप उनके मुंह से कई बार वो अब्यूज करते थे, कई बार वो जाकर भिड़ जाते थे, लेकिन ये उनका नेचुरल अंदाज था। उन्होंने कभी किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं की कि मैं काम करता हूं, मैं धोनी जैसा कूल बनने की कोशिश करता हूं, या मैं रोहित शर्मा जैसा कूल बनने की कोशिश करता हूं। इसको उलट देते हैं। धोनी ने कभी ये कोशिश नहीं की कि वो एग्रेसिव हो जाए, वो रिकी पॉन्टिंग की तरह या किसी भी एक विदेशी कप्तान की तरह गाली गलौज करें या गेंदबाजों पर चिल्लाएं। वो एक उनका अंदाज था, उनका स्वभाव था, उस स्वभाव को वो कॉपी करते थे। मुझे ऐसा लगा कि गिल का जो स्वभाव है वो स्वभाव संभवतः उस तरह का एग्रेसिव नहीं है, लेकिन शायद जो लगातार ये चर्चा होने लगी कि नहीं एग्रेसिव नहीं दिख रहे, उसमें वो जो एग्रेशन आया कि अंपायर से गेंद छीन लेना, बैट्समैन को जाकर उंगली दिखाना, ये सब कुछ शायद उनके मूल स्वभाव से अलग है। और जब आप अपने मूल स्वभाव से अलग होते हैं तो फिर आपको उसको उस नए आवरण में ढलने में वक्त लगता है। भाई आपसे कोई कहे कि एक काम करिए, आप अब जरा एक नए तरीके से अपने आप को पेश कीजिए, अब आप बहुत मजाकिया बन जाइए या बहुत सीरियस बन जाइए, नहीं हो सकता। आप अपने मूल स्वभाव में जो है वही रहेंगे। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। गिल संभवतः उनको ये जो अति आक्रामकता थी वो भारी पड़ी, एक बल्लेबाज के तौर पर भी और एक कप्तान के तौर पर भी। बिल्कुल, देखिए मतलब अगर आपका नेचर ऐसा है और अगर आप जैसे हम कहते हैं विराट कोहली, तो एक अंदाज उनका जहन में आता है कि भाई एग्रेशन, अगर टेस्ट मैच की बात हो, किसी भी फॉर्मेट की बात हो, तो विराट का अंदाज अलग है, रोहित का अंदाज अलग था, धोनी का अंदाज अलग था। लेकिन गिल का अंदाज भी हमें लगता है कि थोड़ा सा काम वो रहते हैं। मतलब हमने आईपीएल में भी देखा, अभी तक के जितने भी मैचेस हमने देखे, जब तक वो कैप्टन नहीं थे तब तक हमने देखा कि बहुत ही काम कंपोज नजर आते थे। लेकिन इस तरीके से बिहेव करना, और जो हमने देखा कि जैक क्राउली के साथ थोड़ी सी भिड़ंत उनकी हुई, तो आई थिंक कोई भी अगर सलामी बल्लेबाज है तो वो यही सोचता है कि अगले दिन का मैच जो है बिना विकेट्स पर जाए। इंडिया भी अगर खेलती तो वो भी कुछ न कुछ बहानेबाजी करती, नाटक करती कि भाई हाथ में चोट लग गया, थोड़ा टाइम और ज्यादा बढ़ाती। तो ये सारी चीजें जो हैं, अगर आपकी बल्लेबाजी में उन्हें लगा कि भाई हमने पहले वाले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की तो शायद ये खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। अगर आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, थोड़ा सा काम कंपोज रहेंगे, तो
अच्छा भी लगता है कि भाई अगले मैच में अगर आप नहीं जीतते हैं तब भी आप पर सवाल इतने ज़्यादा नहीं उठेंगे, लेकिन अगर आपकी एक हार आती है और इस तरीके से हार आती है कि भाई 193 का लक्ष्य था, बहुत बड़ा लक्ष्य भी नहीं था उस मैच को हार जाना, और टाइम आपके पास बहुत लंबा था। अगर यहाँ से कोई भी बल्लेबाज टिक जाता, गिल टिक जाते थोड़ी देर के लिए, जायसवाल टिक जाते, करुण नायर की लगातार बातें हो रही थी कि भाई 3 मैच में मौका मिला और तीनों मैच में जो हम बात करें तो पहली इनिंग में 40 रन सबसे ज़्यादा रन उनके थे, तो ये दर्शाता है कि भाई आपकी टीम में नाम तो बड़े लेकिन वो काम जो है वो बल्लेबाज करते नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल, और काम कंपोज होने का एक सबसे बड़ा उदाहरण जो अंकिता मुझे याद आता है, हालांकि आप बहुत छोटी रही होंगी, 2008 में मंकी गेट एपिसोड हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर हरभजन सिंह पर नस्लीय टिप्पणी करने का आरोप लगा। अनिल कुंबले कप्तान होते थे। हम लोग उस मैच को कवर कर रहे थे सिडनी में, वो मैदान में जब उस दिन का खेल खत्म हुआ तो हेयरिंग हुई, और वो हेयरिंग में मतलब रात के 2-2:30 बजे तक वो हेयरिंग चलती रही। उसके बाद जब अगले दिन आए कप्तान के तौर पर अनिल कुंबले मैच खत्म होने के बाद, तो हम लोगों को ये लगा कि शायद वो बड़ा जिसे कहते हैं ना गुस्सा फूटेगा उनका, वो बोलेंगे, वो बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही। उन्होंने कहा, आई थिंक ओनली वन टीम हैज प्लेड इन द राइट स्पिरिट ऑफ द गेम। और वो लाइन मुझे सोचिए आज 17 साल हो गए, एक शब्द भी मुझे नहीं भूला है, क्योंकि आप कई बार अपने गुस्से से चीज़ों को खराब ही कर लेते हैं। अगर आप और बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, मतलब आप समझिए कि 2 दशक से ज़्यादा मैंने क्रिकेट कवर की है, आज तक सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी खिलाड़ी के लिए ताली बजी हो, और जिस दिन अनिल कुंबले ने कहा कि आई थिंक ओनली वन टीम हैज प्लेड इन द राइट स्पिरिट ऑफ द गेम, ताली बजी थी। और दूसरी बार ताली बजी जब 2011 में इंडिया ने क्वार्टर फाइनल में युवराज सिंह की बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया को हराया था अहमदाबाद में। जब युवराज आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उनके लिए ताली बजी थी। तो आपके पास मौका होता है, आपके पास आपका बल्ला है उस गुस्से को दिखाने के लिए। इस खेल ने आपको बैट दिया हुआ है जो आपको आक्रामक साबित कर सकता है। जरूरत नहीं है कि आप चिल्लाएं, अंपायर से भिड़ें, आप बहुत कूल रहकर भी चीजों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। आपके पूर्ववर्ती कप्तानों ने किया है, जिनको आज भी इसके लिए याद किया जाता है। क्या कहा शुभमन गिल ने, अब आपको यह बता देते हैं, क्योंकि जो हार है ये उनके लिए भी कहीं ना कहीं दिल तोड़ने वाली है। चौथे दिन आखिरी 1 घंटे में हमें बेहतर बैटिंग करनी थी, चीजें काफी तेजी से बदली। मुझे लगता है कि हमें बेहतर तरीके से खेलना चाहिए था। आखिरी दिन भी हमारी टीम एक तय योजना के साथ खेलने के लिए उतरी थी। हम उम्मीद कर रहे थे कि एक 50 रन की पार्टनरशिप हो जाए। अगर टॉप ऑर्डर से 50 रन की पार्टनरशिप होती तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाती। कई बार सीरीज के स्कोर कार्ड नहीं बता पाते हैं कि आप कितना अच्छा खेले। मुझे लगता है कि हमने अच्छा क्रिकेट खेला और यहां से सीरीज ज्यादा रोचक होगी। बिल्कुल रोचक होगी, लेकिन इस बात को याद रखना होगा कि सिर्फ अच्छा खेलने से अगर जीत मिलनी होती तो फिर शायद क्रिकेट बहुत सिंपल गेम होता है। यहाँ अच्छा खेलने के साथ साथ हाथ आए मौकों को आपको पकड़ना भी होता है, उस मौके का फायदा भी उठाना होता है, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। चाहे वो कैच छूटना हो, चाहे वो जो एक्स्ट्रा रन्स भारतीय टीम ने लुटाए, शुभमन गिल को इस पर बात करनी होगी फील्डिंग पर खासतौर पर, क्योंकि फील्डिंग अब भी अप टू द मार्क नहीं है। और चौंकाने वाली बात ये ज्यादा इसलिए है क्योंकि भारतीय टीम एक अच्छी फील्डिंग साइड के तौर पर विश्व क्रिकेट में अपनी पहचान बना चुकी है। उसके बाद ये खराब फील्डिंग देखने को मिली है। चलिए और आपको बताते हैं कि अब जो शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे और क्या इशारे निकल कर आए। एक बड़ा मुद्दा जो है जसप्रीत बुमराह को लेकर रहता है, उन पर बात कर लेते हैं। अगला अपडेट आपको दिखाते हैं जहां जसप्रीत बुमराह के बारे में हम बातचीत करेंगे। जसप्रीत बुमराह को अब चौथे टेस्ट मैच में आराम मिल सकता है। ये एक कहानी ऐसी है जो इस पूरे सीरीज में छाई हुई है, क्योंकि 5 टेस्ट मैच में उनको 3 टेस्ट मैच खेलने हैं। 2 टेस्ट मैच वो ऑलरेडी खेल चुके हैं। पहला टेस्ट मैच उन्होंने लीड्स में खेला था जहां भारतीय टीम हार गई थी, हालांकि उनके 5 विकेट थे। यहां पर उन्होंने 7 विकेट लिए, लेकिन भारतीय टीम एक बार फिर मैच को हार गई। वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते उनको आराम दिया जा सकता है। बुमराह ने 7 विकेट चटकाए थे लॉर्ड्स में, जिसका जिक्र हमने किया। पहली पारी में उनके 5 विकेट थे। बड़ी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, बड़ी लय में थे, और वो जो ज़रूरत होती है किस तरह के गेंदबाज की कि वो एकदम 100% फिट दिखाई दे, वो 100% फिट भी दिखाई दिए। मुझे लगता है अब फिर से एक बार अंकिता, एक लंबा गैप है आपके पास, लगभग 10 दिन का समय है। आप समय लीजिए, इस सीरीज के चौथे मैच के महत्व को समझिए, क्योंकि चौथा मैच अगर आपने जीता यानी भारत ने जीता तो 2-2 से बराबर, लेकिन अगर भारत ने ये मैच गंवा दिया तो सीरीज आपके लिए खत्म। अब ये मैनेजमेंट को तय करना है कि बुमराह चौथा खेलेंगे या 5वां खेलेंगे। बिल्कुल, और टाइम जैसे हमने बात की कि एक लंबा वक्त है, एक लंबा गैप है जहाँ से आप अपना जो कहते हैं ना कि ब्रेक ले रहे हैं, और वो आराम अगर आप ले रहे हैं तो वो थकान जो है वो आप मिटा सकते हैं। लेकिन
इस मैच इस मोड़ पर चला गया, अगर आजकल का मैच जो इंडिया जीत जाती, जो लॉर्ड्स का था वो जीतती, तो कहीं ना कहीं सीरीज पर पकड़ बना लेती। लेकिन यहाँ से अगर आप मैच को बनाना है तो अगले मैच में एक लंबा गैप है, तो आपको बुमराह को जो है वो इतना आराम, तो आई थिंक वो थोड़ा बहुत मैच में अगर आपको 2-3-4 दिन का आराम मिलता है तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। लेकिन एक लंबा गैप है, तो मेरे हिसाब से अगले मैच में बुमराह जो है वो उनको खिलाना चाहिए। अभी गिल ने यही कहा है कि भाई अभी जल्दबाजी नहीं की जाएगी, जल्द ही फैसला जो है वो आपको सुना दिया जाएगा। लेकिन ये हार जो है वो एक एक करके बातचीत करनी पड़ेगी। भाई जो हमने बात की, भाई फील्डिंग में कहीं ना कहीं जैक राहुल का वो विकेट 5 रन पर थे, और अगर वो कैच ले लिया होता केएल राहुल ने तो मैच का थोड़ा सा अलग होता। इसके अलावा 387 पर जब पहली इनिंग में टीम इंडिया ऑल आउट हो जाती है, 4 विकेट जो है वो सिर्फ 11 रन पे गिरते हैं, तो वहां पर भी गलतियां हुई कि भाई आप इस पहली इनिंग में जो है वो 400 तक भी रन बना सकते थे, 400 से पार रन बना सकते, तो आपके मैच जो है वो आपकी झोली में भी आ सकता था। लेकिन हर डिपार्टमेंट भी आपको देखना पड़ेगा। गेंदबाजी कमाल की रही है टीम इंडिया की, लेकिन बैटिंग में कहीं ना कहीं जब दूसरी इनिंग्स आती है वहां पर टीम इंडिया लड़खड़ा जाती है। मेरे हिसाब से बुमराह के लिए अच्छा वक्त है कि यहाँ से हर खिलाड़ी जो है वो थोड़ा सा सीखे और अगले वाले मैच के लिए ध्यान दें कि वहां से अगर मैच को आपको बनाना है तो हर डिपार्टमेंट पे आपको अच्छा काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, और यही जीत का मंत्रा भी होता है कि आप टेस्ट मैच में लगातार अच्छा खेलें। आप एक दिन अच्छा खेल के अगले दिन ये नहीं सोच सकते कि मुझे अच्छा नहीं भी खेलूंगा तो काम चल जाएगा। तो कुछ इस तरह की स्थिति है, एक गैप मिला है भारतीय टीम को, वहां पर देखना चाहिए कि बुमराह किस तरह से उनका जो वर्कलोड है अब मैनेज होता है। मेरे ख्याल से जो बात अंकिता कह रही थी कि आप चौथा टेस्ट मैच बुमराह को खिलाइए, उस टेस्ट मैच में जीत हासिल कीजिए और उसके बाद फिर फैसला कीजिए कि आखिरी टेस्ट मैच में क्या करना है। और गैप 10 दिन का गैप अच्छा खासा गैप होता है। एक और प्लेइंग 11 में जो चेंजेस के संकेत मिल रहे हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। वो चेंजेस जो है जुड़े हुए हैं करुण नायर से। अगला अपडेट दिखा दीजिए जहां पर ये हम बता रहे हैं कि किस तरह से करुण नायर जो है उनका पत्ता अब कट सकता है। लॉर्ड्स टेस्ट में भी उनसे उम्मीद थी कि वो कुछ करेंगे, पहली पारी में भी उनसे उम्मीद थी, लेकिन अब तक जितनी भी पारियां उन्होंने खेली उसमें एक भी अर्धशतक उनके बल्ले से नहीं निकला है। और शायद यही वजह है कि 3 टेस्ट की 6 पारियों में 131 रन उन्होंने बनाए हैं, जो बेहद कम माने जाएंगे और इसलिए संभवतः उनकी छुट्टी हो जाएगी। वाशिंगटन सुंदर की जगह कुलदीप को मौका मिल सकता है, लेकिन ये बदलाव मुझे लगता है अगर संभव हुआ तो तभी होगा जब वहां की विकेट इसके लिए आपको सजेशन दे। अगर विकेट इस तरह की है कि वहां पर आप एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाएं तो आप जाएंगे, वरना फिर अभी जिस तरह का बल्लेबाजी में कोलैप्स देखने को मिला है, वाशिंगटन सुंदर आप जानते हैं थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेते हैं, कुलदीप यादव इस मोर्चे पर काफी कमजोर है। तो ये एक ऐसा चेंज है जिसको लेकर लगता है कि संभवतः अभी फैसला लेना मुश्किल होगा। टीम पहुंचेगी, वहां पर विकेट देखेगी, उसके बाद तय करेगी कि कुलदीप यादव को चौथे मैच में जगह दी जाए या नहीं दी जाए। चलिए एक और खबर जो इंग्लैंड की टीम से जुड़ी हुई है वो आपको बता देते हैं। इंग्लैंड की टीम को ना जीत के बाद भी झटका लगा है। एक स्पिनर जो है उनके, जिन्होंने जीत दिलाई, मतलब वैसे तो कोई भारतीय टीम के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा वो नहीं कर रहे थे, लेकिन जीत तो दिलाई उन्होंने, और जिस तरह से जीत दिलाई उसमें उनकी भी बहुत तारीफ हो रही है। उंगलियों में चोट लगी हुई थी, उसके बाद पट्टी बांध के गेंदबाजी करने आए। उससे पहले उन्होंने एक बड़ा ही शानदार चौका रोका, जिस हाथ में चोट थी उस हाथ को बचाते हुए दूसरे हाथ से चौके को रोकना, ये सब कुछ उन्होंने बड़ी मेहनत से किया। जीत के लिए जो कमिटमेंट चाहिए थी वो कमिटमेंट भी उन्होंने दिखाई। इसके अलावा सिराज का विकेट भी शोएब बशीर ने लिया। शोएब बशीर अब जो है वो इस सीरीज से बाहर हो गए हैं और अब मेरे ख्याल से जल्दी ही आपको इंग्लैंड की टीम से एक रिप्लेसमेंट का अनाउंसमेंट भी सुनने को मिलेगा, क्योंकि इंग्लैंड की टीम जो 2 टेस्ट मैचेस बची हैं उसमें एक स्पिनर कम से कम एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जरूर जाएगी। तो इस खबर पर, इस अपडेट पर भी हमारी नजर रहेगी और जैसे ही कोई खबर आती है हम आप तक पहुंचाएंगे। अब आपको शो रैप अप करें उससे पहले बता देते हैं कि हारते हैं तो कुछ नुकसान भी होता है। क्यों, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना भाई? अब जब आप हारेंगे तो कुछ नुकसान तो होगा। वो नुकसान कहां हुआ? वो नुकसान हो गया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल में। ये खबर आपको बताते हैं, फिर शो को वाइंड अप करते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जो फाइनल की पॉइंट टेबल है उसमें बदलाव हो गया है। लॉर्ड्स में टीम इंडिया की हार से उसे नुकसान हुआ है। जीत के साथ इंग्लैंड की टीम दूसरे नंबर पर पहुंच गई है, टीम इंडिया चौथे नंबर पर फिसल गई है। ये टेस्ट मैच जब शुरू हुआ था तो भारतीय टीम तीसरे नंबर पर थी और इंग्लैंड की टीम चौथे नंबर पर थी, लेकिन अब भारतीय टीम चौथे नंबर पर आ चुकी है और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो टॉप पर बनी हुई है। कुल मिला जुला के अभी भी जो आप इस सीरीज का अगर 3 मैचेस के बाद एक आंकलन करेंगे और मैं कहता हूं न्यूट्रल आंकलन करेंगे, आप भूल जाएं कि आप इंडिया के रहने वाले हैं या इंडियन टीम को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप न्यूट्रल आंकलन करेंगे तो आप ये कहेंगे कि भारत ने अभी तक सीरीज का कोई भी मैच गंवाया नहीं है इस तरह से कि सरेंडर कर दिया हो। हारे 2 मैच जरूर है, निश्चित तौर पर आपको रिकॉर्ड बुक बता रही है, लेकिन जिस तरह से लीड्स का मैच या लॉर्ड्स का मैच
दोनों ही मैच में भारतीय टीम को वो मौके मिले जो उसको जीत के रास्ते पर ले जा सकते थे। कुल मिला जुलाकर सबक यही है कि टेस्ट मैच में आपको जब भी मौके मिले उन मौकों को पकड़िए, चाहे फील्डिंग के जरिए, चाहे एक्स्ट्रा रन्स के जरिए, या फिर बल्लेबाजी में जब छोटा रन आपके सामने लक्ष्य के तौर पर हो तो पार्टनरशिप के जरिए। बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट है, लेकिन सबक भी बेसिक ही है। बिल्कुल, और देखिए मतलब यही से मैटर करता है कि भाई अगर आपके पास वो कैलिबर है, अगर आपके पास वो पोटेंशियल है, तो आप मैच को किसी भी तरीके से अपने नाम कर पाते हैं। यहाँ से जडेजा के साथ अगर कोई प्रॉपर बैट्समैन ना कहिए, मतलब ऑलराउंडर कोई भी यहाँ पर होता, नीतीश होते थोड़ी देर के लिए, वाशिंगटन सुंदर थोड़ी देर के लिए होते, फिर विकेट्स गिरता, मतलब अगर आप 10 या 12 रन मिलकर आप बना लेते, उसके बाद विकेट्स गिरता, तो मैच का रुख थोड़ा सा अलग हो जाता। जैसे हमने बात की कि भाई हर एक मैच में टफ फाइट जो है वो देखने को मिली। पहले मैच में भी जो 5 विकेट से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया था उस मैच को, वहां पर भी टफ फाइट थी, वहां पर भी अच्छी खासी बल्लेबाजी थी। 5 शतक जो है वो भारत के बल्ले से आए थे। दूसरे मैच में तो एक ऐतिहासिक जीत आई थी, लेकिन तीसरे मैच में भी हमने देखा है कि टफ फाइट थी। स्टार्टिंग जो है वो इंग्लैंड का उस तरीके से बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद जो गेंदबाजी थी, बुमराह के 5 विकेट लिए, उसके बाद दूसरी जब इनिंग्स आई इंग्लैंड की, वहां पर जिस तरीके से गेंदबाजी सुंदर ने की, सिराज ने की, कमाल का प्रदर्शन था। ये कहना बहुत ही कहते हैं ना कि मुश्किल भी है कि भाई टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन तो कर रही थी, लेकिन वही है कि अब जीत जो है वो इंग्लैंड के हाथ में थी। इंग्लैंड ने काफी बढ़िया प्रदर्शन किया। लास्ट के जो गेंदबाजी होती है, हम कहते हैं या फिर आप रन्स लुटाते हैं या फिर रन्स आप बचाते हैं, जो कि इंग्लैंड के गेंदबाजों ने काफी शानदार प्रदर्शन किया। अब वही है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अगले मैच के लिए बढ़ना पड़ेगा। वहां से इस वाले मैच से जो गलतियां हैं उसको आपको सीख के तौर पर अगले मैच में उतारनी पड़ेगी। उसके बाद ही जो अगला मैच होगा वहां से आपको बिल्कुल प्रॉपर माइंडसेट के साथ उतरना पड़ेगा। इस मैच को किसी भी तरीके से अपने नाम को करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके झोली से जो ये सीरीज है वो चली जाएगी, और जो 18 साल से हम इंतजार कर रहे हैं और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, और उसके साथ साथ एक बड़ा नुकसान इस WTC के साइकिल में भी होगा। अगर आप हार से शुरुआत करते हैं तो उसके बाद वो जो पहले 2 एडिशन में आप फाइनल खेले, तीसरे में फाइनल नहीं खेल पाए, चौथे एडिशन में अगर आपको फाइनल खेलना है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, तो शुरुआत से ही कमर कसनी पड़ेगी, कमबैक करना पड़ेगा। और उस कमबैक के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मंत्र है, कम से कम गलतियां की जाए, उसके अलावा बाकी सब कुछ सॉर्टेड है। चलिए इस मोड पर, इस पॉजिटिव नोट पर अपने शो को रैप अप करते हैं, लेकिन आपसे जो हम गुजारिश करते हैं वो एक बार फिर रिपीट करते हैं। स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियोस, हमारे शॉर्ट्स के जरिए आप स्पोर्ट्स की हर खबर से अपडेटेड रहेंगे। आप इस शो पे हमारे साथ जुड़े, अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।